असफन यार और मोमिन को गए 6 माह बीत चुके थे। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरा था। वफ़ा मोमिन के कुछ देर पहले आने वाली कॉल के बाबत सोच रही थी। मोमिन बज़िद था कि वो इसे घर वालों के बारे में बताए ताकि वो रिश्ता ले जा सके, मगर हया टाल मटोल से काम ले रही थी क्योंकि वो अपनी प्रैक्टिस कंप्लीट करना चाहती थी। इन दोनों की दूरी ने इन्हें मज़ीद नज़दीक कर दिया था। अब मोमिन का इसके बगैर गुजारना नामुमकिन था। तभी वो वफ़ा से अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा था, मगर वफ़ा बज़िद थी जिसकी वजह से वो खामोश हो जाता। पर वो पता नहीं कितनी देर और इन्हें सोचों में डूबी रहती जब तक बाहर दरवाज़ा नॉक हुआ। इसने दरवाज़ा खोला तो वार्डन इसे ख़त पकड़ा गई, जिसे वो अपनी हैरत छुपाते हुए अंदर ले गई। साथ में एक डिब्बा भी पैक था। आज के ज़माने में ख़त इसने हैरत में डाल दिया। इसने गिफ्ट पैक सामने रखते हुए ख़त को गौर से देखा, जिस पर ओपन विद स्माइल का टाइटल था। जो ही इसने ख़त खोला, सामने पहली लाइन में असफन का नाम जगमगा रहा था। इसने दिलचस्पी से पहली सतर पढ़ना शुरू किया। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो मिस पठानी? उम्मीद है ठीक ही होगी। जिसके मुझ जैसे दोस्त हों वो कैसे बुरे हाल में हो सकता है। इस बात पर वो खिलकर हंसी। अब तुम सोच रही होगी मैंने इतनी देर रब्ता क्यों न किया, क्योंकि मैं तुम्हें ख़त लिखना चाहता था, और ख़त मिलने का मज़ा तो तब है जब लंबे अरसे तक बात ना हुई हो। और एक बात, इस पैकेट में मोती चूर के लड्डू है, अम्मी ने अपने हाथों से बनाए हैं। तुमने कहा था ना कि तुम्हें लड्डू बहुत पसंद है, तभी तुम्हारी पसंद की चीज़ें अम्मी से बनवाई। इसे अब भी याद था कि इसने एक दफ़ा असवन को कहा था कि इसे ख़त लिखने और रिसीव करने का बहुत शौक़ है। मेरा बहुत दिल करता है पुराने ज़माने की तरह मुझे भी कोई ख़त लिखे, मैं भी किसी के ख़त का इंतज़ार करूँ। मैं भी इस ख़त से इसके खुलूस और मोहब्बत महसूस करूँ। आज असफ़न से मिलने वाले ख़त को कई बार वफ़ा ने आँखों से लगाया और एक लंबी साँस खींचकर इसकी खुशबू महसूस करनी चाहिए। कितना मुनफ़रिद होता है ना वो एहसास, जब कोई आपकी पसंद का ख़्याल रखे और आपकी छोटी सी छोटी बात को भी अहमियत दे। इसकी आँखें असफ़न की इतनी मोहब्बत पूर्ण नम हो गई, आँसू ख़त पर गिरकर अपने निशान छोड़ गए। इसने आगे पढ़ना शुरू किया। अब रोने ना लगना, मुझे पता था तुम रोने लगोगी। वफ़ा इसके इतने दुरुस्त अंदाज़े पर शिदत रह गई। अब इसको कौन बताता है, जैसे सच्चे आशिक दूर बैठे महबूब के दिल का हाल जान लेते हैं। अब बाकी बातें बाद में खाओ। खुश रहो और खाने के बाद मुझे कॉल करो, क्योंकि अब मेरा नंबर तुम्हें बंद नहीं मिलेगा। वैसे भी काफ़ी अरसे से किसी खूबसूरत दोशीज़ा की कॉल नहीं आई। तुम्हारी छिछोरी गुंडी असफन। आखिर लाइन पढ़कर वो कितनी देर हंसती रही। इसने वो ख़त बार-बार पढ़ा। आज का दिन इसके लिए यादगार बन गया था। आज यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे था, जहाँ सब अपनी-अपनी सकाफ़त का लिबास पहने यहाँ-वहाँ घूम रहे थे। ऐसे में इशल फुल पंजाबन बनी हुई थी, पटियाला शलवार कमीज़ के साथ अपने बालों को परांदा डाले गोल-गोल घूम रही थी। जबकि इसने ज़िद करके वफ़ा को पठानी लाल रंग का फ्रॉक पहनाया था, जो सीने से फुल धागों का कढ़ाई से भरा हुआ था। जबकि माथे पर खूबसूरत सी माथा पट्टी सजाए बालों को दुपट्टे से इस तरह कवर किया था कि इसका एक भी बाल नज़र नहीं आ रहा था। वफ़ा के नाना करने के बावजूद भी इसको हल्का-फुल्का तैयार कर चुकी थी, और इतने में ही वो दिलों का चैन लौट रही थी। आज बिल्कुल भी एक पठानी गुलाब लग रही थी। जो भी इनके पास से गुज़रता एक दफ़ा तो लाज़मी मुड़कर इनको देखता, जबकि लड़कियाँ तो इसका गाल छूकर तारीफ़ भी कर जातीं, जिस पर इसके गोलों पर गाल टूट कर बिखरता। हाय यार, तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो, ईशल ने फ़िदा होती नज़रों से देखा। चलो 1-2 तस्वीर ज़रा मोमिन भाई को तो भिजवा दो। मगर वफ़ा ने इसे घूरी दिखाकर चुप करवा दिया, और वो दोनों ग्राउंड में चली गई, जहाँ स्टेज पर सब अपने-अपने कल्चर को रिप्रेज़ेंट कर रहे थे। मोमिन अपने कमरे में खड़ा अपने कुछ दिन वाली बातें याद कर रहा था जो असफन यार और उसके दरमियान हुई थी। असफन यार, तुमने बताया नहीं कि तुम जिस लड़की को पसंद करते हो उसका क्या बना, कहाँ है वो? मोमिन ने असफन से दरियाफ्त किया तो वो कुछ पल के लिए गड़बड़ा गया और बोला, वो अब मेरी नहीं रही, वो किसी और से मोहब्बत करती थी, इसलिए मैंने इसकी खुशी को अपनी खुशी जाना और इसे इसके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं इसे दुखी नहीं देख सकता। असफन यार ने जब टूटे लहजे में कहा तो मोमिन को इसकी आवाज़ करब-ज़दा लगी। क्यों तू ऐसा क्यों कह रहा है? अगर तेरी जगह मैं होता तो उसे उठा लाता, क्योंकि जो मेरा है वो सिर्फ़ मेरा है। तूने इसे किसी और के लिए छोड़ा ही क्यों? मोमिन ने गुस्से से पूछा। मैं सिर्फ़ इसे प्यार ही नहीं करता, बल्कि अब तो मेरा इश्क बन चुकी है, और तुम्हें तो पता है इश्क लामहदूद होता है, जिसमें कोई हद नहीं होती, और मैं इसे हद बंद नहीं करना चाहता। जहाँ वो एक कैदी की तरह है और खुलकर ना जी पाए, और मैं इसे आज़ादी फ़राहम करना चाहता था, जहाँ वो खुद भी खुश रहे और उसकी खुशी में मैं खुश रहूँ।
बहुत किस्मत वाले होते हैं वो लोग जिन्हें इनका प्यार नसीब होता है। असफन यार ने मोमिन की तरफ देखते रक्श आमिस लहजे में कहा। मोमिन की इसकी सोच बड़ी आला ज़र्फ लगी। खैर तुम बताओ तुम्हारी मोहब्बत का क्या चीन है? खुश हो तुम? खुशी तो बहुत छोटा लफ्ज़ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। जिसे मैंने चाहा इसे मैंने पा लिया। मोमिन मेरी एक बात याद रखना, जो चीज़ आसानी से मिल जाए इस पर हमेशा शुक्र करना। क्या पता वो कितनी कंट ना हो और कुर्बानियों के बाद आप तक आई हो, क्योंकि मोहब्बत में आज़माइश शर्त है, और फिर चाहे वो शादी से पहले हो या शादी के बाद। असफंद यार वो मेरा सब कुछ है, इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ। इसी लहजे से असफंद को खौफ महसूस हुआ। मोमिन ये तुम्हारी मोहब्बत नहीं, तुम्हारा जुनून है जो तुम्हारे लहजे में बोलता है। ध्यान रखना कहीं यही जुनून तुम्हारी मोहब्बत के लिए आजमाइश ना बन जाए। वादा करो मुझसे कभी भी अपनी मोहब्बत पे कोई आँच नहीं आने दोगे, क्योंकि अगर मोहब्बत एक दफ़ा खो दो तो दोबारा आपकी ज़िंदगी का रुख नहीं करती। असफंद यार ने मोमिन के आगे हाथ बढ़ाकर वादा लेना चाहा, जिस पर मोमिन ने एक आबरू उचकाकर इसे देखा। वादा रहा, अपनी मोहब्बत पर कभी कोई आँच नहीं आने दूँगा। मोमिन ने इसके हाथ पे हाथ रखते वादा किया। मगर असफंद यार ये भूल गया था कि वादे तो तोड़ने के लिए होते हैं। अच्छा तुमने मुझसे वादा ले लिया, मगर तुम मुझे क्या दे सकते हो? मोमिन ने इसे शरारत से देखते हुए कहा, जिस पर असफंद यार होले से मुस्कुराया दिया और बोला, मैंने तुम्हें अपनी सांसें वफ़ा दे दी हैं, और क्या चाहते हो मुझसे? असफंयार के लहजे में हल्का-सा शिकवा था। मोमिन समझा असफंयार अपनी दोस्ती की बात कर रहा है, जिस पर इसने असफंयार को गले लगा लिया। मैंने तो तुम्हें अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी वजह अपना इश्क दे दिया है। मोमिन तुम क्या जानो मैं तुम्हारे लिए कौन-सी कुर्बानी दी है? असफंयार दिल में बोला और ज़ब्त से आँखें मींच लीं। मोमिन को अपनी कुछ दिन पहले की बातें याद आईं तो वो चौंका। काश असफंयार को भी इसकी मोहब्बत मिल जाती तो वो यूँ तन्हा ना होता। इसने सर झटक कर और कमरे से बाहर निकल गया। यार क्या बताऊँ, शहर का शौहर कितना हैंडसम है। मैं जब भी इससे मिलकर आती हूँ तो मेरी नज़रें तो उसके शौहर से ही नहीं हटती। यार क्या बताऊँ, मेरा दिल करता है मैं शहर को हटा के खुद इसकी जगह फिट हो जाऊँ, जिससे ज़रिया सिर्फ मेरा हो जाए, सिर्फ मेरा। उजाला जो कि शहर और मोमन की सुतीली बहन थी, अपने फ़ोन पर अपनी दोस्त से राज़ो न्याज़ करने में मगन थी। वो ये भूल बैठी थी कि वो अपनी बहन से हसद कर रही है, चाहे वो सुतीली ही क्यों ना हो। बाहर मौजूद शख्स ने इसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ गुफ्तगू सुनी थी और उसे अपना अगला मोहरा चुका था। अपने शैतानी अमल को सोचकर उसके चेहरे पे शैतानियत भरी मुस्कान छा गई थी। वफ़ा और रेशल फंक्शन एंजॉय कर रहे थे जब एक लड़के ने वफ़ा को स्टेज पर आकर अपने कल्चर की ज़बान पे गाना बोलने का कहा, जिस तरह वो दोनों शर्मिंदा रह गईं। सभी आहिस्ता-आहिस्ता वफ़ा का नाम पुकारने लगे थे। वहाँ सब वफ़ा को लाला रुख के नाम से जानते थे। प्लीज़ रुख, कम ऑन द स्टेज। बार-बार अपने नाम की पुकार पर वफ़ा का जिस्म बुरी तरह कँपकँपाने लगा, जबकि इशल भी परेशान हो गई। रुख, कूल डाउन यार, कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ सॉन्ग। इतनी देर में वफ़ा पर स्पॉटलाइट आ ठहरी, अब बचने का कोई मौका नहीं था। इसे खड़ा होना पड़ा, सबकी नज़रें इस पर ही थीं। जब इसने रोज़ी को अपनी तरफ तमस्कराना नज़रों से देखते पाया, लम्हा लगा था इसे समझने में कि ये रोज़ी की एक चाल है ताकि वो सबके सामने इसे नीचा दिखा सके। गुस्से से वो सुर्ख पड़ गई, पठानों का गुस्सा ओत कर गया और वो तनफन करती स्टेज पर पहुंची। साथ इशल भी थी, मगर स्टेज पर पहुंचने का इसका सारा कॉन्फिडेंस बुरी तरह डाउन हुआ। इतने लोगों के सामने इसे घबराहट होने लगी। इशल ने वफा के कहने पर एक पुश्तो बैकग्राउंड म्यूजिक लगवाया और नीचे उतर गई, जबकि सब बार-बार इसका नाम पुकार रहे थे और वो अब भी चुप थी। रुख, यू कैन डू इट, बोलो। इशल चीखी। वफ़ा को लगा वो गिर जाएगी जब अपने पास से मर्दाना आवाज़ पर वो चौंकी। लरजता बखारदा मर्दाना खूबसूरत आवाज़ में इस नौजवान ने गाने की पहली लाइन बोली। तुम हैरत से इसके मुँह से बस यही निकला। मर्दाना खूबसूरत आवाज़ में इस नौजवान ने गाने की पहली लाइन बोली। तुम हैरत से इसके मुँह से बस यही निकला। असफंद को यहाँ देखकर इस पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े थे। असफंद इसकी हैरानगी पर दिल खोलकर मुस्कुराया और उसे आगे गाने का इशारा किया, जिसे समझकर इसने फ़ौरन गाना शुरू किया। इसकी खूबसूरती सुरीली आवाज़ चारों तरफ बिखरी तो लोग हैरत से मुँह खोले इसे देखने लगे। इसकी आवाज़ की मिठास और जादू ने लोगों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लिया था, जो वो सब जवाबन हुटिंग करके उसे सराह रहे थे। जबकि वफ़ा असफन के आने से पुरजोश होती 400 अपनी आवाज़ का जादू चला रही थी। ल असफर ने वफ़ा को देखकर गाते हुए कहा और हल्के-हल्के कंधों को हिलाते इसके गिर्द चक्कर काटने लगा। वफ़ा ने भी इसके साथ गाते हुए कहा,
खुशी इसके चेहरे से टपक रही थी। शब ने तो बेसाख्ता इसकी बलाएँ ले डाली और इसके पूरे गानों की वीडियो बनाई। वो लगी तो इतनी प्यारी रही थी। जब वो दोनों गाकर नीचे आए तो सब इनकी तारीफ़ करने लगे, मगर वो रोज़ी को घूरना ना भूला था। जबकि रोज़ी जल के सिया हुआ वो जब भी वफ़ा को नुकसान पहुँचाने की कोशिश करती, असफंद हर बार इसकी ढाल बन जाता। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरा मतलब है। वफ़ा के असफंद से पूछने पर पहले वो इसके सही तलफ़्फ़ुज़ पे ठटका। जब इसने दोबारा अपनी टोन में कहा, वफ़ा तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ईशल ने इसे नासमझी से पूछा तो इसने इसे आँखें दिखाते हुए इशारा किया, जिसे समझकर इसने सर हिलाया। असफंद चौंका, क्या मतलब? अरे कुछ नहीं, तुम बताओ, तुम अचानक कहाँ से टपक पड़े? ईशल ने फटाफट असफंद का ध्यान भटकाया। फ़ौरन वो जान जाता कि वफ़ा उर्दू बोलना सीख चुकी है। वफ़ा मुश्किल में हो और मैं ना हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसने फ़र्ज़ी कॉलर झाड़कर कहा तो वो तीनों ही हँस दिए। वफ़ा ने असफंद को प्यार से देखा, जो हर मुश्किल में इसके साथ शाना बशाना खड़ा रहता था। ओ माड़ा कहाँ जाता है? असफंद को जाता देखकर वफ़ा पूछने लगी। ये तो बस तुम्हें सरप्राइज़ देने आया था। अभी फ़्लाइट है मेरी पाकिस्तान की, इंशाल्लाह पाकिस्तान में ही मुलाकात होगी। असफंद जानता था वफ़ा 2 हफ़्ते बाद पाकिस्तान लौट रही है, तभी कहा और विदाई कलमात करके इसने इससे मिलते पाकिस्तान के लिए निकल पड़ा। मगर वो ये नहीं जानता था कि किस्मत अगले 2 दिन के अंदर-अंदर इसकी मुलाकात वफ़ा ने से कितने बुरे हालात में करवाने वाली है। पीछे वफ़ा इसे जाता देखकर मुस्कुरा दी। ये आखिरी 2 हफ़्ते वो इशल के साथ घूम फिर कर गुज़ारना चाहती थी, मगर अब इसे ये मौका मिलना था या नहीं, ये तो वक़्त बताने वाला था। आज 1 हफ्ते बाद मोमिन वफ़ा को कॉल कर रहा था, क्योंकि पिछले हफ्ते इसकी दस्तार बंदी भी थी, जिसकी मसरूफ़ियात की वजह से 1 हफ्ता कहाँ गया पता ही नहीं चला। अब वो वफ़ा को मना रहा था। यार मैं वाक़ई मसरूफ़ था, मोमिन ने चेहरे पे जहाँ भर की मासूमियत लाते कहा, तो वफ़ा ज़रा-सा पिघली, जो इससे इतनी देर बाद बात करने पर मुँह फुलाए बैठी थी। माड़ा सच-सच बताओ, कहीं तुमने शादी तो नहीं रचा लिया? अगर ऐसा हुआ तो हम तुम्हारे सर पर एक बाल भी नहीं छोड़ेगा। वफ़ा की जेलसी से भरपूर आवाज़ और आँखें छोटी करके मशकूक लहजे में पूछने पर मोमन की कहेकों का एक ना थमने वाला सिलसिला शुरू हो चुका था। ओह माय गॉड! शादी! आहा! रुख सीरियसली आहा! तुम मुँह फाड़ के क्यों हँस रहे हो, जबकि हम इतनी सीरियस बात की है? इसने रुख के बिगड़ते मूड पर मुश्किल अपनी हँसी ज़ब्त करते वफ़ा से पूछा। वैसे रुख, अगर मैं तुम्हारे बाद दूसरी शादी कर लूँ तो क्या करोगी तुम? मोमिन ने वफ़ा को चिढ़ाते आँख मारते पूछा तो इसकी सोच के मुताबिक वफ़ा गुस्से से लाल टमाटर बन गई। तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? वो चीखी तो मोमन ने फिर कहकमा लगाया, बताओ न रुख, क्या करोगी? मोमन ने फिर से जिश किया, लेकिन वफ़ा की आंखों में सर्द महरी छा गई थी। बाखुदा मोमन, अगर तुमने कभी दूसरी शादी का सोचा भी ना, तो हम तुम्हें ऐसा छोड़ेगा कि तुम ता कयामत किसी को छोड़ने के लायक नहीं बचेगा। पहली दफ़ा मोमन ने वफ़ा के अंदाज में जुनून देखा था। रिलैक्स रुख, आई वॉज जस्ट किडिंग, लेकिन ये कैसी सज़ा हुई? तुम बदला भी तो ले सकती हो। हमारे नज़दीक छोड़ देना ही सबसे बेहतर बदला है, क्योंकि अव्वल तो वो आपकी मोहब्बत नहीं, जो आसानी से किसी और की हो जाए, और दूसरा छोड़ना इसके लिए यही सज़ा बनेगा कि वो किसी और को भी अपना नहीं पाएगा। मोमिन रात को 1 बजे हवेली लौट रहा था, जब एक अनजान नंबर से इसे इत्तला मिली, जो इसके होश उड़ा गई। इसने आओ देखा न ताओ गाड़ी रिवर्स घुमाई और फुल स्पीड में अपने डेरे पर गया, जहाँ एक कयामत खेज मंजर इसका मुंतज़िर था। वो जैसे ही डेरे में अपने कमरे में आया तो अपने साले को अपनी सौतेली बहन उजाला के ऊपर झुके पाया, जबकि उजाला को इतनी काबिल एतराज़ हालत में देखकर इसका खून खौल उठा और वो एक ही जिस्म में दरियाब तक पहुँचता इस पे दर मुक्कों और जूतों की नोक पर रखा। वो सर के कांपे की तरह छा गया था। भाई मेरी बात तो सुने, आप गलत समझ रहे हैं, मैंने कुछ नहीं किया। दरिया अपने मुँह से खून साफ करते हुए कहा, साले मैं ये सब अपनी आँखों से देखने के बाद भी तुझ पे यकीन करूँगा तो मैं तुझे ज़िंदा जला दूँगा। शोर सुनकर इसके मुलाज़िम भी जाग गए थे और फ़ौरी तौर पर उन्होंने असफंद को बुलाया, जिससे बामुश्किल मोमिन को ज़रियाब से जुदा किया, जो गुस्से में इसकी जान लेने के दर पर था। मोमिन होश कर, ये तो हमारी शहर का शौहर है, शौहर माय फुट, इसने हमारे घर की इज़्ज़त पर नक़ब लगाई कैसे? इसकी धार से सारा कमरा गूंज उठा। असफन चाहकर भी जरिया की मदद नहीं कर पा रहा था। जैसे तैसे करके इसने मोमिन का ध्यान उजाला की तरफ करवाया, जिस पर दरिंदगी की आला मिसाल कायम कर दी गई थी। इसके कपड़े सारे फट चुके थे, जबकि मुंह और गर्दन पर दांतों के निशान वाजे थे। मोमिन को अपना सीना पिटता हुआ महसूस हुआ। जो भी था, बेशक वो उसकी सौतेली बहन थी, मगर मोमिन शहर और उजाला से एक जैसी मोहब्बत ही करता था। इसने फ़ौरन उजाला को उठाते अस्पताल की तरफ दौड़ लगाई, जिसकी सांसें वक्त के साथ साथ सुस्त पड़ रही थी, जबकि असफंयार जख्मी जरियाब को जैसे तैसे इसके घर लेकर रवाना हुआ। मोमिन, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, वो हमारी शहर का शौहर है। असफर ने मोमिन को गिरा कर जो इंतहाई कदम उठाने का सोच चुका था। अब तो या तो खून के बदले खून या इज्जत के बदले इज्जत। इसने खून आशीम नज़रों को दीवार की तरफ टिकाते हुए कहा,
جبکہ اسود اس کے ارادے سن کر دہل گیا۔ جب سے زریاب لہولہان ہو کر گھر آیا تھا، طاہر صاحب اور سائمہ بیگم اپنے بیٹے کی حالت دیکھ کر خون کے آنسو رو رہے تھے، جبکہ سحر اس کے زخموں پر مرہم رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ کتنی بے رحمی سے مارا ہے لالا نے، وہ ایک دفعہ آپ کی بات تو سن لیتے۔ کوئی بات نہیں سحر، اگر اس کی جگہ کوئی بھی غیرت مند بھائی ہوتا تو اپنی بہن کی بکھری حالت اور ایک نامحرم کو دیکھ کر وہ غلط ہی سمجھتا۔ مگر تم بتاؤ، کیا تمہیں یقین ہے کہ میں نے تمہاری بہن کے ساتھ زیادتی نہیں کی؟ زریاب کے پوچھنے پر سحر کے ذہن میں چھم سے رات کا منظر آیا، جب زریاب رات کے 1 بجے ایک فون کال پر افراتفری میں نکلا تھا۔ مجھے آپ پر، آپ کی محبت پر خود سے زیادہ یقین ہے۔ میں کبھی مان ہی نہیں سکتی کہ میرے زریاب مجھے دکھ دینے کا سبب بنیں گے۔ اس کی باتیں سن کر زریاب کو اتنی بری حالت میں بھی سکون محسوس ہوا۔ مگر مجھے نہیں لگتا کہ اب کچھ ٹھیک ہوگا۔ میرے خاص ملازم نے مجھے اطلاع دی ہے کہ پرسوں جرگہ بیٹھ رہا ہے۔ مومن کسی طور نرم نہیں پڑ رہا، وہ زریاب کو سزا دلوانا چاہتا ہے، اور جرگے میں 2 ہی سزا ہیں: خون کا بدلہ خون یا عزت کے بدلے عزت۔ طاہر صاحب نے تشویش سے کہا، جن کی بات پر سائمہ بیگم بری طرح روتیں۔ طاہر صاحب کچھ بھی کیجیے، میرے بچوں پر آنچ بھی نہیں آنی چاہیے۔ جبکہ زریاب کی آنکھوں میں سوچ کی پرچھائیاں تھیں۔ وہ مر کر بھی وفا کو ان کے حوالے نہ کرتا۔ ابھی تو شکر تھا کہ وہ باہر تھی، ورنہ کیا ہوتا، یہ سوچ کر اس کا دل کانپ گیا۔ مومن اور اسفند رات سے ICU کے باہر چلے پیر کی بلی کی طرح گھوم رہے تھے۔ ان دونوں کو کسی طرح چین نہیں آ رہا تھا۔ دروازے کے پیچھے دونوں کی ہی عزیز ہستی تھی۔ مومن کا غصہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی چلا جا رہا تھا۔ شریانیں غصے کی زیادتی سے پھٹنے کے قریب تھیں، اور اسفند مومن کو دیکھ دیکھ کر گھبرا رہا تھا۔ اس کی بے چینی کم ہونے پر ہی نہیں آ رہی تھی۔ اسے لگا اس کا دل سحر کی وجہ سے گھبرا رہا ہے، مگر وہ اس بات سے انجان تھا کہ اس کے دل گھبرانے کی وجہ یہ ماحول نہیں، بلکہ اس کی عزیز ترین ہستی ہے، جس کا اندازہ اسے آنے والے وقت میں ہونے والا تھا۔ ڈاکٹر کے باہر نکلتے ہی دونوں تیر کی تیزی سے ڈاکٹر تک پہنچے تھے۔ ڈاکٹر، کیا ہوا؟ اجالا ٹھیک تو ہے نا؟ اسفند یار نے بے چینی سے پوچھا، کیونکہ آنے والا وقت اجالا کی صحت یابی پر ہی منحصر تھا، اور مومن اس کے الفاظ تو جیسے کہیں کھو گئے تھے جنہوں نے زبان کا ساتھ تک نہ دیا تھا، جبکہ دل الگ پریشانی سے بند ہونے کے قریب تھا۔ ڈاکٹر نے دونوں نوجوانوں کو تعصب سے دیکھا۔ رت جگی کی سرخی ان دونوں کی آنکھوں سے واضح تھی۔ ڈاکٹر کو بتاتے ہوئے دلی دکھ ہوا۔ "آئی ایم ویری سوری"، یہ الفاظ دونوں پر بجلی بن کر گرے تھے۔ یہ سننا تھا کہ اسفندیار بند آنکھوں سے کرسی پر ڈھا گیا، اور مومن اس کی حالت کاٹو تو بدن میں لہو نہیں والی تھی۔ کچھ دیر بعد جب اس کے حواسوں نے کام کیا تو اس کے آنکھوں میں سلگتی ہوئی آنکھ بھڑک اٹھی تھی، اور یہ آنکھ بدلے کی آنکھ تھی، جس کی زد میں نہ جانے کتنی زندگیاں آنے والی تھیں۔ اس کو جاتا دیکھا اسفندیار روک بھی نہ پایا، کیونکہ اب زریاب کو مومن کے قہر سے کوئی نہیں بچا سکتا تھا، وہ خود بھی نہیں۔ مومن سحر کو لینے آیا تھا، اتنا سب کچھ ہو جانے کے بعد وہ اپنی بہن کو اس دھوکے باز کے ساتھ کبھی نہیں رہنے دے سکتا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا ہارن پہ ہارن بجا رہا تھا، کیونکہ وہ کسی صورت اندر جا کر زریاب کی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ سحر اس کی گاڑی دیکھ کر فوراً باہر کی طرف بھاگی اور تیزی سے اس کے پاس باہر آئی۔ "لالا آپ یہاں؟ سحر چلو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ اب اس مجرم کے ساتھ میں تمہیں ایک پل نہیں برداشت کر سکتا۔ فوراً گاڑی میں بیٹھو"، مومن نے لب بھینچ کر کہا۔ "مگر لالا، زریاب بے قصور ہے، انہوں نے کچھ نہیں کیا"۔ اس کی بات پر مومن کا دماغ پھک سے اڑا۔ "کیا بکواس کر رہی ہو؟ سب جانتے بوجھتے اپنی بہن کے مجرم کا ساتھ دے رہی ہو، شرم آنی چاہیے تمہیں"۔ "بس لالا، بار بار انہیں مجرم مت کہیے، جب انہوں نے جرم کیا ہی نہیں تو کیسا مجرم"۔ سحر بھی زریاب کی گواہی میں بولی۔ "آج نہ بولتی تو شاید وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زریاب سے جدا ہو جاتی۔ او تو اس نے تمہیں بھی کوئی جھوٹی کہانی سنا کر اپنے جال میں پھنسا لیا"۔ مومن نے اس کے پیچھے زریاب کو دیکھتے کہا۔ "تم میرے ساتھ چل رہی ہو یا نہیں؟ میری ایک بات یاد رکھنا سحر، اگر آج تم میرے ساتھ نہ گئی تو خان حویلی کے دروازے تم پر ہمیشہ کے لیے بند ہو جائیں گے"۔ "لالا پلیز ایسا تم مت کہیں، میں آپ دونوں میں سے کسی کو نہیں چھوڑ سکتی"، سحر نے تڑپ کر کہا۔ "سحر آ رہی ہو یا نہیں"، مومن دھاڑا۔ "لالا میری بات ہاں یا نہ"، سحر کی بات کاٹ کر چیخا۔ "نہیں"، جواب دیتے ہی وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مومن کی آنکھوں میں اس کا جواب سن کر حیرت ابھری، پھر بے یقینی۔ اب ہم سے سمجھیں گے خان حویلی کی دوسری بیٹی بھی مر گئی"۔ یہ کہتے ہی مومن نے ایک نفرت بھری نگاہ زریاب پہ ڈالے اور تیز رفتار سے گاڑی دوڑاتا نکلتا چلا گیا، جبکہ سحر بے بسی سے مومن کی دھول اڑاتی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ زریاب نے فوراً آگے آ کر اسے گلے لگایا۔ "شاہ صاحب کچھ کریں، میری بیٹی پتہ نہیں کس حال میں ہوگی"۔ مومن بھی فون نہیں اٹھا رہا۔ شہناز بیگم نے روتے ہوئے ثاقب صاحب سے کہا۔ "بے شک اجالا ان کی ستیلی بیٹی تھی، مگر اسے انہوں نے پالا ہی تھا، اور زیادتی کا نام سن کر ان کو اپنا کلیجہ پھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اگر میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو سحر کا لحاظ کیے بغیر میں زریاب کو زندہ زمین میں دفن کر دوں گا، میں ایسے ہی بخشنے والا نہیں"۔ "اس کا فیصلہ تو اب جرگہ ہی کرے گا"، ان کے لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔
मोमिन तो आतिश फिशा बना हवेली पहुंचा था। इसने आते ही उजाला की हालत के बारे में सबको बता दिया था। ये सुनकर शहनाज बेगम अपने होश व हवास खोते ज़मीन पर गिर पड़ी, जबकि इनकी जेठानी और देवरानी ने रोते हुए इनको संभालने लगी। इनकी हवेली का शरीजा एकदम बिखर कर रह गया था। गांव में ये बात आग की तरह फैली थी, और मोमिन वो तो ज़रियाब के खून का प्यासा हुआ फिर रहा था। सारी हवेली के फर्द समेत मुलाजमों को भी ज़रियाब से नफरत हो गई थी। छोटी चच्ची तो ज़रियाब और उसके घरवालों को मुंह भर भर के बद्दुआएं दे बैठी थी। ये 2 दिन पलक झपकते गुजरे थे। जिरगे में सभी मुअज़्ज़िज़ लोगों समेत पूरा गांव जमा था, जिनमें एक मुअज़्ज़िज़ फ़र्द मिला। खान हवेली वालों का कहना है कि मुलाजिम ज़रिया बिन ताहिर खान ने इनकी बेटी उजाला को अपनी हवीस का निशाना बनाया है, जिसकी वजह से वो अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। क्या ये सच है? नहीं रूमी साहब, ये झूठ है। मैं बेकसूर हूँ, मुझे फंसाया जा रहा है। ज़रिया बेबसी से बोला, कमीने जरिए में झूठ बोलता है, मैं तेरी खाल उधेड़ दूंगा। मोमिन इसके झूठ बोलने पर तैश में आता, इस पे झपटा, जिसे मुश्किल ही इससे अलग किया गया। क्या गवाह है आपके पास कि आपने बदकारी नहीं की? मुअज़्ज़िज़ रूमी ने ज़रिया आपसे पूछा। मेरे पास कोई गवाह नहीं रमी साहब, लेकिन इस बात का कोई गवाह नहीं कि मैंने बदकारी की। वो अपनी बेगुनाही पर चिल्लाया। गवाह है? मोमिन चिल्लाया। जब सबने हैरत से फटी नज़रों से देखा, जिसके इशारे पर 2 किसानों को हाजिर किया गया। साहब जी, हम जो कहेंगे सच कहेंगे, क्योंकि हमारे घरों में भी इज्जत है, हम किसी को भी यूँ बगैर इंसाफ के नहीं देख सकते। इनमें से एक चिल्लाया, ये झूठ है। ज़रिया दहाड़ा, साहब हमने खुद इस हवस परस्त इंसान को डेरे पे उजाला बीबी को ज़बरदस्ती लाते और इनसे बदसलूकी करते देखा। हमने फ़ौरन मोमिन साहब को फ़ोन किया, लेकिन जब तक वो आए ये भेड़िया अपना काम कर चुका था। दूसरे शख्स ने ज़रिया को भरी महफिल में शर्मिंदा कर दिया था। लोग ज़रिया को बुरा भला कहने लगे। ये झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी बात का कोई यकीन क्यों नहीं करता? वो चीखा चिल्लाया मगर बेसूद। गवाहों को मद्देनज़र रखते हुए जिरगे ने यह फैसला किया है कि या ज़रिया को खून के बदले में कत्ल कर दिया जाए, या इसकी बहन को विनी के तौर पर खान हवेली रुखसत कर दिया जाए। कभी नहीं, मैं कभी अपनी बहन को नहीं दूंगा। वो धाड़ा ज़रिया के धाड़ पर मोमिन ने से गर्दन से दबोचा और नीचे पटका। तेरी मौत तो मेरे हाथों लिखी है। लोग इसे पीछे हटा रहे थे, मगर वो हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। रुक जाए मोमिन खान, अभी फैसला नहीं हुआ, ताहिर साहब ने कहा तो लोगों ने मोमिन के इस पर से उठाया। आप क्या कह रहे हैं डैड? मैं मरता मर जाऊंगा, मगर अपनी बहन को इस भेड़िए के हवाले नहीं करूंगा जो सच को नहीं पहचान सकता। मैं जानती हूँ मुझसे इसे इस साइको के हवाले करके इसकी ज़िंदगी जहन्नुम नहीं बनाऊंगा। ज़रिया अपने नफ़रत आमेज़ लहजे में मोमिन को देखते हुए कहा, जिसे बामुश्किल असवन ने काबू किया हुआ था। इसकी बातें सुनकर मोमिन को आग लग गई थी। अगर यही बात है तो ठीक है, मुझे इसकी बहन चाहिए, मैं भी देखता हूँ अब तो अपनी बहन को कैसे बचाता है। मोमिन फंकारा तो ज़रिया अपनी बहन का नाम सुनकर तड़प उठा। जब मुअज़्ज़ज़ रूमी ने वफ़ा के जिरगे में बुलाने का कहा, वो यहाँ नहीं है मुअज़्ज़िज़ रूमी, वो दियार खैर है, और वैसे भी मैं बेकसूर होते हुए भी अपनी जान देने को तैयार हूँ, तो मेरी बहन को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है? इसकी तड़प किसी तौर कम नहीं हो रही थी। लेकिन मैं अब तुम्हारी बहन को ही विनी की रस्म के तौर पर लूँगा, और तुम्हारा बदला इस नाज़ुक जान से लूँगा। इसकी बदतर हालत देखकर तुम कितना तड़पोगे, मैं अभी से अंदाज़ा लगा सकता हूँ। मोमिन ने टांग पर टांग रखते आराम से बैठते कहा, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि ज़रिया आपकी बहन वो तोता है जिसमें ज़रिया आपकी जान है। और वो अपनी ज़िल्लत का बदला इस नामालूम से लेने के दर पर था। नहीं, कभी नहीं, मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूँगा। मर्द का बच्चा है तो मुझे अभी मार दे। यूँ बुज़दिलों की तरह औरतों से क्यों इंतकाम लेता है? इसकी बात पर मोमिन आओ देखा ना ताओ अपने मुलाजिम से गन छिपटी और ऐन इसी दिल पर रख के धाड़ा, तो ले जा, मर जा। रुकिए, अगर सज़ा देनी है तो मुझे दीजिए, मेरे भाई को नहीं। मैं विनी में जाने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि खून का बदला खून होता है, जो मेरे भाई ने किया ही नहीं, और इज़्ज़त के बदले इज़्ज़त। इससे पहले कि वो फायर करता, एक सनफ़े नाज़ुक की मज़बूत आवाज़ पर इसके रिवॉल्वर गिरफ्त ढीली पड़ गई। इस आवाज़ पर तीनों लोगों के दिल धड़कना भूल गए थे।